नई नवेली बहू का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसके ससुराल वाले जो उस नई नवेली बहू के साथ जो करते हैं दोस्तों, बड़ा विचार करने योग्य है। क्योंकि जीवन के अंदर जब खुशियां होती हैं तो चारों तरफ खुशियां होती हैं, और जब जीवन के अंदर मायूसी आ जाती है तो चारों तरफ मायूसी का दौर चलने लगता है। फिर या कोई अपने हों या फिर पराए हों, जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसकी सारी दशा और दिशाएं बिगड़ जाया करती हैं। आखिर क्या हुआ था यहाँ पर, पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों, एक कविता नाम की लड़की रहा करती थी। उसके 3 भाई थे और तीनों भाई उसके बड़े थे। कविता सबसे छोटी थी तो घर की सबसे ज़्यादा लाडली थी और अमीर घर की थी। उसके पिता बहुत बड़े अमीर सेठ थे, तो घर के अंदर उसकी ही चला करती थी। सारे नौकरों पर वह हुक्म चलाती थी और पूरे परिवार से वह अपनी मनमानी करवाती, बात मनवाती और पूरे ठाट बाट के साथ वह अपने घर में रहा करती। पैसों की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके तीनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और उसके घर में भाभियाँ आ चुकी थी। अब शादी की बारी थी तो कविता की शादी की बारी थी। लेकिन कविता अभी कॉलेज पढ़ने जाया करती है, कॉलेज में एडमिशन हुआ है। वह इतनी सुंदर थी कि सभी लोग उससे जान पहचान बनाना चाहते थे। कुछ तो वह सुंदर थी और कुछ वह अमीर थी, तो उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और सभी से वह बहुत अच्छी तरह से बात किया करती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अब यह भी शादी के लायक हो रही थी, तो कविता का जो पिता होता है वह इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगता है। तो उसको एक अपने ही दोस्त का लड़का नज़र आ जाता है जिसका नाम था राज, जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। अच्छी खासी सैलरी थी, यानी कि वो भी अमीर थे। अब काजल को देखने के लिए उसके पिता के दोस्त का लड़का और पिता और उसके पिता की दोस्त की पत्नी, वह सभी लोग वहाँ पर घर पर आ जाते हैं। काजल को देखते हैं। काजल देख रही होती है कि ये सारे लोग मेरे पिता के जानकार हैं, तो वह रिश्ते के लिए हामी भर देती है, क्योंकि उसको पता था कि शादी तो करनी ही है। जब इतना अच्छा घर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, मैं शादी कर लूँगी। हामी भर दी जाती है। उसके बाद शादी का बंदोबस्त किया जाता है और बहुत शादी में पूरा खर्चा किया जाता है। शादी बड़े धूमधाम से पूरी हो जाती है और शादी के बाद जो कविता होती है वह अपने पति के साथ खुश होकर दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है। दोस्तों, ससुराल में भी सारे लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और बड़े प्यार से उसको रखते हैं। और जैसा कि वह अपने मायके में नौकरों चाकरों पर हुक्म चलाया करती थी, ऐसे ही वहाँ पर भी नौकर चाकरों पर हुक्म चलाती और हंस खेल कर अपने पूरे परिवार में रहा करती। और कुछ ही दिनों में सब लोगों की वह सबसे ज़्यादा प्यारी बहू बन जाती है। लेकिन दोस्तों, यह खुशियों का माहौल ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। एक दिन क्या होता है, उसको मायके से आए हुए बहुत दिन हो चुके थे, तो वह अपने पति से कहती है कि मुझे मायके दिखा लाओ, थोड़े दिन के लिए जाना है, मेरा मन कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका पति कह देता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा ठहरा हुआ है, इस बच्चे की डिलीवरी होने दो, उसके बाद तुम्हें मायके घुमा लाऊंगा। तो कुछ दिनों के बाद बच्चा भी हो जाता है और लड़का होता है। अब जो कविता है बहुत खुश है, कविता के ससुराल वाले खुश, उसका पति भी खुश, और कविता के मायके वाले भी ये कहते हैं कि बेटी अब तुम मिलने के लिए कब आएगी। तो 1-2 बार मायके वाले मिलने के लिए वहाँ पर भी आ जाते हैं, लेकिन अपने पास भी बुलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब वह समय आ जाता है जब कविता कहती है अपने पति से कि अब वो टाइम आ गया, तो मुझे मेरे मायके छोड़ा, मुझे और मेरे बेटे को। तो उसका पति राज अपनी माँ से पूछता है। माँ भी हंसी खुशी कह देती है ठीक है, तुम बहू को ले जाओ, बहुत दिन हो गए हैं। तो राज अपनी पत्नी कविता को और अपने बच्चे को गाड़ी में बिठाकर जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, अनहोनी होनी थी, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जैसे होता है तो राज को और उसके बेटे को चोटें आती हैं और कविता की आंखें चली जाती हैं। उन दोनों की चोट तो सही हो जाती है, लेकिन कविता की आंखें वापस नहीं आती हैं। अब कविता की आंखें नहीं आती हैं, उसको वापस घर ससुराल लाया जाता है। ससुराल में वह पड़ी हुई है, इलाज चल रहा है। उसके मायके वाले भी देखने के लिए आते हैं। शुरू में तो ज़्यादा देखने के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे से समय गुजरता है तो ससुराल वाले भी उसकी केयर करना बंद कर देते हैं और मायके वाले भी अब उसके पास आना बंद कर देते हैं। यह होती है दोस्तों समय की चाल। एक समय वो था जब उसके चारों तरफ लोग घूमते थे, बड़ा प्यार करते थे, लेकिन एक समय ये भी है जब ससुराल वाले और मायके वाले उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि अब कविता अंधी हो चुकी थी। अब वह किसी भी काम को करने की कोशिश करती तो वह सामान गिरा दिया करती, रसोई में बर्तन गिरा दिया करती। ऐसा उसके साथ हो रहा था क्योंकि वह जन्मजात अंधी नहीं थी, अभी अंधी हुई थी, तो अभी उसे एक्सपीरियंस नहीं था, ना काम करने का, ना चलने फिरने का। तो वह बड़ी समस्याओं से जूझ रही थी। लेकिन इधर उसके ससुराल वालों के बीच में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह अपने बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहते थे।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो कविता होती है वह अपने पति से कहती है मुझे मेरे मायके छोड़ आओ, कुछ दिन मैं वहाँ पर रहकर आती हूँ, मेरा मन लग जाएगा। तो उसका पति चुपचाप से कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, लेकिन बेटे को मैं यहीं पर रखूँगा क्योंकि तुम देखभाल नहीं कर पाओगी। तो कविता अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है, वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों पति वापस आ जाता है, पति अपने बेटे की परवरिश करने लगता है। लेकिन कविता जब मायके में रह रही होती है तो 1 महीना गुजरता है। पहले तो वह सभी लोग, उसके भाभी भैया माँ बाबा सभी प्यार से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही 1 महीना गुजर जाता है तो वह लोग थोड़ा सा उससे मुंह चढ़ाने लगते हैं। दूसरा महीना गुजरता है, फिर मुंह चढ़ाने लगते हैं। और तीसरा महीना जब गुजरता है तो कविता की भाभियाँ कहने लगती हैं कि तुम्हारा पति राज कब आएगा, कब तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि वहाँ भी उससे वही काम हो जाया करता। कई बार बर्तन गिर जाया करते, कई बार कुछ गलत हो जाया करता, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं था। तो भाभियाँ उसको ताना मारने लगती हैं और कहने लगती हैं कि तू हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी, यहाँ पर कब तक रहेगी, अपने ससुराल चली जा। दोस्तों अब कविता रोने लगती है और अपने पति राज के पास फ़ोन कर देती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, वो लोग भी कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। राज उसको लेने के लिए आ जाता है, ले जाकर उसको अपने साथ ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसको छत पर एक अलग कमरा उसके लिए बनवाया गया था, वहाँ पर रख देता है। और कविता की सास कह देती है कि मेरे बेटे राज से बोलने की हिम्मत मत करना, उससे बोलना नहीं है तुम्हें, अपना आराम से यहीं पर रहो। और उसके लिए एक नौकरानी कर दी जाती है, जिस नौकरानी का नाम होता है लता। और उससे कह दिया जाता है कि अपने बेटे को तू अपने पास मत बुलाना, हम उसका परवरिश करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। और दोस्तों जब ससुराल वाले थे राज की दूसरी शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। और फिर एक दिन वह आ ही जाता है जब राज की दूसरी शादी कर दी जाती है और घर के अंदर नई नवेली दुल्हन आती है। उसके बाद दोस्तों जो कविता है वह ऊपर चौबारे में पड़ी रहा करती और राज अपना नया जीवन शुरू कर लेता है दूसरी पत्नी के साथ। तो इस तरह से जो कविता है वह फ़िलहाल तिल तिल करके मर रही है। वो करे भी तो करे क्या, किसी से कहे कि शादी नहीं करेगा तो वह खुद भी किसी को सुख नहीं दे सकती, खुद अपने ऊपर लज्जित है। लेकिन दोस्तों यह कृत्य उसने नहीं किया था, एक्सीडेंट जो हुआ था वह कोई कविता की साजिश नहीं थी, वह तो ऊपर वाले का कहर था। तो ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, कई बार हम बहुत खुश होते हैं, हमें लगता है कि सारे लोग अपने हैं, लेकिन जब हवाएं उल्टी चलती हैं, 10 दिशाएं जब अपने विरोध में हवाएं चलाने लगती हैं और विरोध में हो जाती हैं तो सारे मौसम और सारी दिशा और दशाएं बदल जाती हैं और इंसान को अपनी औकात याद आ जाती है। जीवन भर इंसान खुश नहीं रह सकता, जीवन भर इंसान दुखी भी नहीं रहता है, क्योंकि दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा, क्योंकि समय और यह जो संसार है परिवर्तनशील है। आप लोग इस बात पर भी अनुमान लगा सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक चीज़ जैसे कि मोबाइल है, हर 2 महीने में यह अपडेट मांग लेता है। तो हम तो इंसान की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ मशीन हैं, हम भी अपडेट होते रहते हैं और जीवन में कभी अच्छे अपडेट हो जाते हैं, कभी बुरे अपडेट हो जाते हैं, कभी बुराइयां होती हैं, कभी दुख होते हैं, कभी सुख होते हैं। तो जीवन एक सा हमेशा नहीं रहता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, देखते रहें मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय भारत।